नमस्ते दोस्तों। तो आज हम 2020 में जो 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी प्री का, उसका ए नंबर का जो पेपर था उसके बारे में चर्चा करेंगे विथ कैसे क्वेश्चन को छांटा जाए, कैसे क्वेश्चन को ट्रिक के साथ हल किया जाए। तो देखते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जैसे क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब इसका क्या है कि मैं आपको शुरुआत से ही बताता हूँ कि पेपर हल कैसे किया जाता है। पेपर को हल करने की कई तरीके होते हैं। उसमें कम से कम 10-12 ट्रिक ऐसी होती है जिसको अगर आप लागू करते हैं, और ये मेरी बात आप गौर से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, कि 10-15 ट्रिक होते हैं यूपीएससी प्री पेपर के अटेंड करने की, टैकल करने की। मतलब एलिमिनेशन मेथड है सबसे बड़ी चीज़ तो है, क्योंकि यूपीएससी प्री के अंदर तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, वो सभी को आते हैं। जो टॉपर, जैसे इस बार जो टॉपर है, इस बार फर्स्ट टॉपर है, उसको अगर आपने देखा होता है तो प्री से 1 नंबर ज़्यादा ही, और सी सेट में तो जितने नंबर चाहिए उतने उतने ही लाई है। मतलब यूपीएससी के अंदर नहीं है कि भाई आप बहुत ज़्यादा नंबर लाओगे तभी आपका होगा, बस आपको प्री पास करना होता है। प्री चुनौती होती है, 10,000 बच्चे लमसम प्री पास करते हैं, उसमें से हिंदी मीडियम वाले मुश्किल से बहुत ही कम लड़के हो पाते हैं, 500 भी नहीं होते, 400-300 लड़के। क्योंकि मैं तो जानता हूँ अभी दृष्टि में बैठे हुए जितने भी लमसम 80-90%, और मैं वहाँ दृष्टि में अभी आईएएस मेंस की कॉपी अभी चेक कर रहा हूँ, और मैंने आईएएस प्री भी लमसम हर बार निकाला है। तो मैं जानता हूँ भाई एलिमिनेशन मेथड कितना कारगर साबित होता है। तो मैं आपको इसमें 15-20 ट्रिक बताऊंगा। इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन हल होगा, लमसम हो सकता है ये वीडियो लंबा बन जाए, 1 घंटे भी ज़्यादा हो, लेकिन मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि हल कैसे करना है और कौन सी ट्रिक। तो सबसे पहले हम है ना ऑप्शन पे जाएंगे, क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन है, जैसे, और इसका एक ध्यान रखना है, जैसे है ना ए ऑप्शन में 1 और 2 ऑप्शन है, मतलब 1 और 2 हम समझ रहे हैं, मतलब 1-2 दिया हुआ, बी ऑप्शन में 1-2 दिया हुआ, सी में सिर्फ एक ही है, और डी में 1-2-3 तीनों दिए हुए। लेकिन ऑप्शन तो यहाँ 4 है, लेकिन इसमें से 3 पार्टी दी है ऑप्शन के, ठीक है, मल्टी पर्पज क्वेश्चन है, मल्टी ऑप्शनल। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले ऑप्शन में जाना, हमारा ज़्यादातर आंसर वही होगा जो कॉमन हो। जैसे कॉमन ए और बी में दो दो ऑप्शन है, 1-4 और 2-4 कॉमन ऑप्शन है, तो ज़्यादा संभावना है कि यही रहेगा। अब हम इसमें से क्या एलिमिनेशन करेंगे, और सीधा तीसरा पकड़ के तीसरे को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तीसरा सही कि नहीं। अब इसमें सबसे पहले जाना है कि सही पूछा है गलत पूछा है। तो इसने पूछा है सही पूछा है आधार के बारे में, तो तीसरा डायरेक्ट पढ़ो कि आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। बीमा उत्पादों के लिए आधार अनिवार्य नहीं है, आप जानते ही होंगे, क्योंकि बीमा बहुत रईस आदमी करते हैं, मुकेश अंबानी है, उनको आधार की आवश्यकता नहीं होती। बीमा उत्पादों के लिए आधार इतना आवश्यक नहीं है। तो जैसे तीसरा छांटा था, हमारे ए और बी बीच में रह गए, तो इसमें अब चौथा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चौथा दोनों में आ रहा है। तो चौथा होगा, मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल ठीक है, संचित निधि अगर भारत का कुछ भी अगर आपको चाहिए तो वहाँ से जो भी गवर्नमेंट दे रही है उसमें आधार है। बीमा तो प्राइवेट भी देते हैं ना, प्राइवेटों को अगर आधार आप दे दोगे तो आपके आधार के साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे। अब आपको छांटना है ए और बी में से कोई एक सही और एक गलत है। अब कौन सा है, तो पहला देखो, दूसरा देखें कि राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। सही बात है, निजी निगमों से क्यों किया जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई प्राइवेट है तो अलग बात है, निजी निगमों से आधार को शेयर हम नहीं करेंगे, तो सही हो गया। और पहला है कि आधार डेटा डेटा के 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा सकता, गलत है। आधार को 3 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे और भी इनमें एक और, अब जैसे पहली ट्रिक तो आपको समझ आ गई कि सीधे ऑप्शन जाके ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। दूसरा ट्रिक ये है कि जैसे भी, जैसे 3 महीने आगे, 5 महीने आगे, 6 महीने आगे, इनके ऊपर डाउट करना है आपको। डाउट करना मतलब ये हर बार गलत नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर टाइम गलत होंगे, और देखना गलत है सही है ऑप्शन एलिमिनेशन में। जैसे अब आपको इन दोनों ए और बी में से कोई आने वाला, जो भी एक सही होने वाला था, अगर इन दोनों में से डाउट करना है तो आप ए में और डाउनलोड करो, और बाकी तो आगे चल ही रहा है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एलिमिनेशन नहीं लग रहा है, कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में, संविधान में संशोधन करने के विषय में राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ हैं, बाकी में नहीं है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा की ज़्यादा शक्तियाँ हैं, वही प्रारंभ कर सकता है। सरकार को हटाने के विषय में ये लोकसभा ही हटा सकती है सरकार को। और कटौती प्रस्ताव, ये जितने वित्त वाले काम होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के नहीं है, तो संविधान संशोधन की शक्ति इनको बराबर दी हुई है। अब तीसरा एम्पिलेट्स के बारे में पूछा है कि एम्पिलेट्स के संदर्भ में क्या सही पूछा है। सबसे ये देखना है कि सही पूछा है गलत पूछा है, सबसे पहले ये देखिए, देखा करो। तो अब इसमें से हम देखो, मैंने आपको बोला था कि जैसे इसमें ए में 2 ऑप्शन है, बी में 2, और सी में 3 है, और डी में 3 है, तो इसका मतलब कॉमन दोनों हो गया, ए बी भी कॉमन हो गया, सी डी भी कॉमन हो गया। तो हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं सोचेंगे, हम इसमें से कोई एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे अब मैं बता रहा हूँ, पहला ऑप्शन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सबसे पहले ऑप्शन में जाना, और आप ऐसा करो तीसरे को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। तीसरा हो रहा है नहीं हो रहा है, कि एम्पिलेट्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं, और अप्रयुक्त विधि को अगले वर्ष के लिए अग्रहित नहीं किया जा सकता। गलत बात है भैया,
वार्षिक आधार पे होती है लमसम 5 करोड़ का फंड होता है, लेकिन इसे अगर आपने खर्च नहीं किया तो अगले साल भी आप इसको खर्च कर सकते हो। तो ये तीसरा गलत हो गया। तीसरा एलिमिनेट होने के बाद अब हमारे पास ए और डी बचता है। ए डी में से एक दो तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ए में भी एक दो है और डी में भी एक दो है। अब रही बात चार की, चार हमारा डिसाइड करेगा कि सही है गलत है। कि क्रियान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकार द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। हाँ सही बात है, 10% जो कलेक्टर होता है ना वो निरीक्षण करता है। बाकी ये एक दो आपको पढ़ना तो पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि हमारा आंसर जब निकल रहा है एक ऑप्शन से, दो ऑप्शन से, तो सारे क्यों पढ़ा जाए। और यही ट्रिक रखना, चार के चार ऑप्शन पढ़ोगे ना तो आपके पास टाइम बचेगा, नहीं आप सही कर पाओगे, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है यूपीएससी क्वेश्चनों में, आते तो है नहीं और वैसे ही चक्रों में फंस जाते हो। मैं जो आपको बता रहा हूँ एकदम सटीक बता रहा हूँ, और इसके अनुसार अगर चलोगे तो आपको यूपीएससी प्री पास करने से तो मुश्किल ही कोई रोक पाएगा। और फिर आगे मेंस में भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी मेरा तो अभी तक नहीं हो पा रहा मेंस में, लेकिन है, मैं मेरी मेहनत में कहीं कहीं कमजोरी है। बाकी अगर अगर तकनीक लगाएंगे तो उस तकनीक से ज़रूर हम क्रैक कर सकते हैं। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में की गई अभिवेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो समता के अधिकार में, ठीक है, मूल अधिकारों में अस्पृश्यता के विरुद्ध, तो अस्पृश्यता का आर्टिकल 17 आता है, आपको पता है 17 में समता का अधिकार आ जाता है, ठीक है। तो उसमें जैसे स्वतंत्रता का ये तो 21 में आ जाएगा, दूसरा है शोषण में आ जाएगा, 23-24 है, संवैधानिक उपचार 32 है। तो यहाँ अस्पृश्यता आपको बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो बच्चा भी जानता है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों से, बिल्कुल आर्टिकल जो शायद 50 है, तो 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक होंगे, ठीक है, कोई इनकी नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बिल्कुल सिंपल है। अब 7वीं अनुसूचित कोई मतलब नहीं है, ठीक है, संविधान उद्देशिका में न्यायपालिका कार्यपालिका की बात नहीं की है, परंपरागत व्यवहार से कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये है कि वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें वृत्त आर्थिक रूपरेखा विवरण कहा जाता है। तो ये 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो इन्होंने एफआरबीएम एक्ट लाए थे। तो एफआरबीएम में ये बोला था कि आज के बाद अब जो है ना संसद में बजट का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा राजकोषीय घाटे को कम किया जाए, तो उस संबंध में ये प्रावधान किए गए थे। द माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट लाए थे। तो सिंपल है, आगे चलेंगे। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का, संवैधानिक सरकार वो जो सीमित सरकार हो। सीमित का मतलब है कि आप अपने घर के अंदर बेडरूम के अंदर क्या कर रहे हो, सरकार को कोई मतलब नहीं। सरकार अगर आपके रोड के ऊपर चल रहा कोई चोरी करता है तो उसमें पुलिस आपके आगे हस्तक्षेप करेगी और उस चोर को पकड़ेगी और उसको सजा दिलाने की कोशिश करेगी। बाकी सरकार सीमित सरकार होगी, वही संवैधानिक सरकार है। जैसे अब सऊदी अरब में जैसे पुराने राजा थे, किसी को भी पकड़ लिया, जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा, आपने अगर निबंध वो पढ़ा, नाटक पढ़ा भारतेंदु का, तो जिसके गले में फांसी का फंदा सेट हो जाए वही उसी को फांसी लगा दो, वो सरकार होती है, वो असीमित सरकार होती है। तो आगे चलेंगे कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्न में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांत में प्रावधानों को प्रतिबंधित करती है? तो इसमें सभी होता है जो सार्वभौमिक उद्देशिका है। उद्देशिका में आप बताएं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की है, और नीति निर्देश सिद्धांत तो राजनीतिक या आर्थिक और सामाजिक न्याय ही प्रदान करता है। मूल कर्तव्य हैं आपके, इन सब में मूल कर्तव्य महिलाओं का आदर करना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, ये सारे के सारे क्या है कि मानवाधिकार संबंध में है। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? अब जैसे ये जो 2020 वाला क्वेश्चन पेपर है, इसमें मुझे पीटी में 130 नंबर आए थे। तो इसका मतलब ये था, और ये बहुत हार्ड था। अब देखो इसमें सब ये क्वेश्चन बहुत हार्ड था, मतलब इसको छंटनी करना बड़ा मुश्किल है। तो हम देखेंगे ऑप्शन से इसमें जाएंगे, जो भी एलिमिनेशन लगेगा, एलिमिनेशन ज़्यादातर मल्टीपर्पज़ क्वेश्चन जो मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं उसमें लगता है, तो एलिमिनेशन ही लगाएंगे, सीधा हम जाएंगे ऑप्शनल में, ऑप्शन जाएंगे। अब इनमें सब में दो दो ऑप्शन है, इसमें भी 1 2 है, 1 3 4 है, 2 4 1 4, तो मतलब दो ऑप्शन, दो का मतलब 4 में से 2 इसमें भी, 2 ऐसे में, ये समझ लो आप बात को, मेरे कहने का मतलब। पता नहीं इसको मैं प्रेजेंट सही कर पा रहा हूँ नहीं, दो ऑप्शन को, क्योंकि यही आपकी सबसे मूल ट्रिक है। दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, जो 3 का मतलब होता है 1 2 3 1 2 3 ऐसे, या 2 4 3 कुछ भी हो सकता है। 3 का मतलब 3 नहीं है ऑप्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन करेंगे, चौथा ही पकड़ते हैं सबसे पहले, सभी वरिष्ठ नागरिकों को। भारत में विधिक सेवा के लिए सभी वरिष्ठ नागरिक क्यों भैया? वरिष्ठ नागरिक तो अंबानी भी होने वाला, उसको फ्री में थोड़ी दोगे चीज़ें। तो चौथा तो ऑटोमेटिक कट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा ए और सी बचा हुआ है। अब अगर हम 1 लाख 2 लाख 3 के चक्रों में चलते और पहले ही पढ़ लेते हैं तो फिर जिंदगी में कभी क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाते। जैसे वरिष्ठ नागरिक चौथा एलिमिनेट किया, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है? हमारे पास ए और सी बचा हुआ है। ए और सी में 2 तो कॉमन आ गया, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब रहा क्या है कि 1 और 3 डिसाइड करेंगे, इनमें से या तो 1 सही होगा या 3। अब देखते हैं क्या सही है। तो ये नालसा के बारे में बात की गई है। 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को निःशुल्क सेवा दी जाएगी और 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य को
दिया जाएगा। तो 3 लाख से ओबीसी को नहीं होगा, ओबीसी में भी तो 3 लाख ही होगा, यहाँ तो 1 लाख बात की, ओबीसी को 3 लाख दे रहे, कोई मतलब ही नहीं है। तो 1 लाख वाला ही होगा। और आप इसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये एलिमिनेशन मेथड होते हैं ना, बिल्कुल सीधे सामान्य ट्रिक से निकलते हैं। अब जैसे अब ये सही सम्मिलित का बारे में पूछा हुआ, जैसे अब सही सम्मिलित में मैंने आपको बोला था, जिसमें कॉमन ऑप्शन आएगा ना, जैसे कॉमन ए और सी में कॉमन है, इसमें भी दो है और इसमें भी दो है, दो ऑप्शन, मतलब एक दो दो हो गया, एक तीन दो हो गया, एक तीन एक दो, मतलब यूं है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते कि यार पता नहीं चल रहा दो कौन सा, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देख लो। अब जैसे बी ऑप्शन सिर्फ एक ही है, इसमें चार नहीं देखना है, सिर्फ एक है, और सी डी ऑप्शन में तीन है, एक दो तीन, मतलब दो चार तीन, तीन ऑप्शन है, तो ये कॉमन नहीं है। कॉमन ए और सी है कॉमन, तो हमारा ऑप्शन ज़्यादातर ये, अगर आपको नहीं आ रहा तो तुक्का भी मारना होगा, तो इसमें से ए और सी में से मारेंगे, तो हम देखेंगे भाई कॉमन ये है। अब कॉमन में देखते हैं भाई, ए और सी में एक एक तो कॉमन है। अब दो और तीन पे टिका हुआ, दो और तीन में से अब देखते कौन सा सही होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जैसे अल्टामाटा घोषणा है तो लोगों की स्वास्थ्य से संबंधित बिल्कुल है, और तालानवा घोषणा वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ये पेरिस समझौता हुआ था, उस टाइम तालानवा घोषणा भी हुआ था, जलवायु संबंधित था। तो एक तीन तो सही हो गया। अब आपको लगता है भाई चौथा, चार चार तो इसमें है नहीं, एक तीन तो आ रहा। अब आपको लगता है कि भैया डी ऑप्शन डी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने जब एक को और तीन को छाट लिया तो एक तीन डी में है नहीं, तो हमारा डायरेक्ट ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जाती है। बिल्कुल भाई, संसदीय सरकार वही है जो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, अगर बहुमत नहीं है तो उसको हटा देंगे, यही है। बिल्कुल, बाकी एकदम नॉर्मल फर्जी क्वेश्चन है ये, कोई खास नहीं है, और लोग इसको चुनौतीपूर्ण ले लेते कि बढ़िया चुनौती, चुनौती कुछ नहीं। बाकी अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे। अगर आपको देखना है तो मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि मैं आपको सभी दिखा सकूँ। फिर भी एक क्वेश्चन हम चर्चा कर लेते हैं। संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। बिल्कुल गलत है भाई, संसदीय सरकार में सभी दलों का कहाँ होता है, राजनीतिक दल में प्रतिनिधित्व कहाँ होता है, कुछ भी नहीं होता है। जैसे अखिलेश की कभी सीटें नहीं आती, कभी राजस्थान में नहीं आ पाती लोकसभा की, जैसे 25 के बजे बीच भी आ रही। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। लोगों के द्वारा निर्वाचित कहाँ होती है भैया, होती है, लेकिन उनके द्वारा लोग थोड़े हटाते, संसद हटाता है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने से पूर्व हटाई नहीं जा सकती। क्यों नहीं हटाई जा सकती, सब हटाई सकती, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और जैसे ठोस जो लगता है ना आपको, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी, जैसे उत्तरदायी है, प्रति है, जैसे संस्कृत शब्दावली आती है, ठीक है ना, अपभ्रंश, तो उसमें क्या है, वैसे भी उनको ध्यान रखना, मजबूती के साथ आते हैं। ये जैसे हटाई हटाई देखो। चलो, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, तो कल्याणकारी राज्य तो डीपीएसपी करता है, और ये क्वेश्चन लमसम फिक्स ही हर बार आता है, ध्यान रखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार द्वारा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। और दूसरा है कि भारत का संविधान ने मूल ढांचे को, अब मूल ढांचे को संविधान परिभाषित नहीं करता भैया। मूल ढांचे की कल्पना तो केशवानंद भारती केस में 1973 में दी गई थी, और उसके बाद भी इसको मतलब परिभाषित किया ही नहीं था। सर कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जैसे जैसे कोई मुद्दा आगे बढ़ेगा और उनको लगेगा कि मूल ढांचे के अंदर आना चाहिए तो आना चाहिए, और उस टाइम तो परिभाषित नहीं किया, तो मूल ढांचा परिभाषित नहीं है, पहला तो गलती हो गया ऑटोमेटिक, बहुत सिंपल है। और भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता उन आदर्श जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा है, तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है, आर्टिकल 13 में है भी। अब बात करें गांधीवाद और मार्क्सवाद की एक समान सहमति पाई जाती है। अब गांधी और मार्क्स के बीच क्या समान सहमति पाई जाएगी। गांधी, मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात करता था, गांधी वर्ग संघर्ष बात नहीं, अहिंसा बोल देता था, तो बी तो ऑटोमेटिक कट हो गया। निजी संपत्ति की समाप्ति पर गांधी तो नहीं बोलता था निजी संपत्ति समाप्त होनी चाहिए, गांधी बोलता था ट्रस्टशिप होनी चाहिए। ट्रस्टशिप का मतलब होता है कि जिसके पास संपत्ति है वो अपना अर्जन करे, लेकिन अतिरिक्त संपत्ति है वो उनका दान कर ले या लोगों की भलाई में लगा दे। और आर्थिक नीतिवाद के ऊपर भी मार्क्स का तो नाम मानना ही नहीं था, नीतिवाद कुछ था ही नहीं, मार्क्स खारिज करता था। एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज जरूर था। गांधी बोलता है गांव की ओर लौटो। ये जो हमारे पंचायती राज सिस्टम है, आर्टिकल 40 है, ये गांधीवादी सिद्धांत ही है डीपीएसपी में, तो एक ये दोनों सही है, मार्क्स बोलता था। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है, नौकरशाही के संदर्भ में बात की गई है। तो नौकरशाही लोक नीति को क्रियान्वित करने वाला अभिकरण, बिल्कुल सही। अगर आप अभी आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आप लोक नीति को ही तो क्रियान्वित करोगे, और बाकी दया नहीं। भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है, कि संविधान का भाग किंतु इसके अन्य भागों में स्वतंत्र होकर इसका कोई वैधानिक प्रावधान नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखो एकदम सटीक है। स्वर्ण ट्रांस निर्दिष्ट करता है आईएमएफ द्वारा इनके सदस्यों को प्रदत्त एक शाख प्रणाली को। आईएमएफ जो है ना, वो शाख देता है ना सदस्य देशों को, उसे स्वर्ण ट्रांस बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल है।
भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में विचार करना है। भाग 4 वाले डीपीएससी की बात कर रहा है, तो हम सीधे ऑप्शन पे आएंगे। मैंने आपको बोला था कॉमन ऑप्शन छाड़ना, जैसे ए और बी कॉमन है, एक एक आ रहे इसमें, और सी और डी कॉमन इसमें दो दो आ रहे हैं। तो हम इसमें से क्या है कि किसी एक को पकड़ते हैं, दूसरे को पकड़ लिया करो, बीच वाले को पकड़ लिया करो, किसी को मन जो आए ना उसे पकड़ो, पहले से स्टार्ट नहीं करना है। मतलब हाँ, मतलब मन हो रही, इच्छा हो रही तो पहले से स्टार्ट करो, लेकिन ये कोई रूल नहीं कि आप फर्स्ट प्रारंभ करोगे। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं होंगे। डीपीएसपी बिल्कुल ठीक है भैया, डीपीएसपी परिवर्तन नहीं है ही नहीं, बात ही खत्म हुई। तो जैसे ही दूसरा आपको सही लगा तो ए और सी तो एलिमिनेट हो गए एक पढ़ने से। अब हमको ए सी तो गए, अब दूसरा सही, अब तीसरा देखना, तीसरा पहला पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस भाग में अधिकृत प्रस्तुत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। बिल्कुल कानून बनाएंगे, जैसे अभी आर्टिकल 40 है तो वहाँ पर पंचायती राज एक्ट बने हुए हैं, ठीक है। उसी प्रकार कई ऐसे एक्ट बने हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण एक्ट 48 48 है तो उसमें पर्यावरण संरक्षण एक्ट बना है। मनरेगा एक्ट है तो 43 वाला था, 39 वाला था, नालसा 39 है। ऐसे कई एक्ट बने हैं, ठीक है, इससे प्रभावित हो गए। ये क्या था, एक सरकार को मतलब बैलेंस करने वाला अधिकरण था। अम्बेडकर ने बोला था कि डीपीएसपी हम इसलिए रख रहे हैं कि सरकार का नैतिक कर्तव्य का कानून बनाए। अभी तो हमारे पास पैसे नहीं इतने कि हम सब कानून बनाए और लोगों को सहूलियत प्रदान करें। अगर नई कानून बनाएंगे तो सरकार 5 साल बाद उनको हटा देगी, इसलिए अब कई सरकारें होती है जो इसी के आधार पर कानून बनाती रहती है, और इसके ऊपर तो बहुत लंबा विवाद है। अब इन कथनों पर विचार करना, कौन सा सही, दो ही दिए हुए तो देखेंगे। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वो उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं। बिल्कुल ठीक है, 6 माह के लिए तो किसी को बना सकते हो, लेकिन 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरय हो जाता है, भले ही वो कारावास से मुक्त हो चुका है। गलत बात है। 5 साल का अगर दिया हुआ है, 2 साल से अगर ज्यादा दिया तो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता, बात खत्म। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिन्हें, अब देखो इसमें पहला ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ, पहला नहीं पढ़ना, सबसे पहले जाना ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन के ऊपर कॉमन कौन सा, देख ए बी भी कॉमन है और बी सी भी कॉमन है। तो इसमें क्या है, ज़्यादा चांस है, जैसे 3 ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा 3 ऑप्शन है, तो इसमें ज़्यादा चांस रहेगा कि 2 ही सही हो सकते हैं, क्योंकि अगर 2 होना तब तो कम वाले में जाएंगे, ज़्यादा वाले में जाएंगे। ज़्यादा क्या है, सी डी में से, तो या तो 1 3 सही हो सकता है या 2 3 सही होंगे। तो हम एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे, दूसरा पहले पढ़ लेते हैं। मैंने बोला बीच वाला पढ़ने की कोशिश कर लिया करो। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद की तीनों सदनों का प्रावधान करता है, 3 सत्र का प्रावधान नहीं करता है, किंतु सभी तीनों सत्रों का चलना जाना अनिवार्य। संविधान में वैसे सत्रों का प्रावधान है भी नहीं, अगर है भी है तो 2 के बारे में बात की गई है, 3 की बात नहीं की है। शायद मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ 2 सत्र की बात की गई है, लेकिन संविधान ज्यादातर मामलों में कुछ बोलेगा ही नहीं। जैसे भी कोई भी क्वेश्चन मैं आपको आगे से बताऊंगा ना, जैसे ही बोला गया ना कि संविधान में ऐसा, तो वो सारे के सारे कट होंगे। ये भी एक एलिमिनेशन की तकनीक है, दूसरा कट हो गया। तो पीछे हमारा बचा ए और सी बचा हुआ, ए में 1 है और सी में 1 3 है। इसका मतलब 1 तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं, 1 तो सही होगा। बात करते हैं 3 की, 3 अगर सही हुआ तो आगे चलेंगे। एक वर्ष में दोनों की दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। बिल्कुल सही है, दिनों की ये कुछ बोलता ही नहीं है, न्यूनतम न्यूनतम अधिकतम कोई निर्धारित नहीं है। अब जैसे पहला सत्र है कि राष्ट्रपति आहूत करेगा, चिल्लाएंगे लोग यार मेरे को पढ़ा हुआ नहीं, पढ़ा हुआ नहीं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इनको। चलो हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और एलिमिनेशन के आगे बढ़ेंगे। अब ये जैसे क्वेश्चन नहीं, बड़े हार्ड क्वेश्चन होते हैं, इतिहास में ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं पूछते थे, आजकल बहुत ही टफ क्वेश्चन कर लिए थे। फिर भी देखेंगे कि अब इसमें देखो, मैंने आपको बोला था जैसे ये हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन को निकालने की क्या ट्रिक है। कई लोग होते हैं छोड़ के आ जाते हैं, मैंने आज तक जितने भी प्री दिया है उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, 100 के 100 हर बार अटेंड करके आया हूँ, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बोला कॉमन ऑप्शन होगा ना, उसी में से कोई आंसर छिपा रहेगा। इसमें क्या ए और बी में से कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसमें भी 2 इसमें भी 2 है, बाकी सी में 1 ही और डी में 3 है, ठीक है। तो ए 1 है, 3 है, इसमें 2 2 है, तो कॉमन वाला हम पकड़ेंगे, कॉमन वाला हमने पकड़ दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें एक और ट्रिक है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप बड़े कंफ्यूजन हो जाएंगे, आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नहीं तो इसमें क्या है कि कॉमन ऑप्शन आ रहा है ना, अब इसमें से सी है जिसमें एक ऑप्शन है ना, अब एक ऑप्शन कौन से में वो ज्यादातर आंसर हमारा रहेगा। जैसे सी ऑप्शन है, सी में 3 है, तो 3 ए और बी में, जैसे हमने पकड़ दिया कि ए बी में से कोई होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें से हम देखेंगे सी है ना, सी किसमें, सी में क्या है 3 ऑप्शन। अब देखेंगे 3, ये जो 3 किसमें, 3 तो बी में, तो हमारा आंसर बी रहेगा। फिर भी हम एलिमिनेशन करेंगे और इसमें ले आएंगे। जैसे अब आप देख रहे हो कि औरंग राजकोष का प्रभारी नहीं होता है, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था और राष्ट्रीय राज्य का नाम राष्ट्रदाता था। तो हम देखेंगे इसमें से अगर जैसे इक्वेशन आपको नहीं आता तो इसको छोड़ के बताओ, इसको तुक्का मारो। तुक्का ये मारना है कि ए जो कॉमन ऑप्शन आ रहा है, कॉमन ए बी आ रहा है तो ए बी पकड़ो, और कॉमन ऑप्शन आ रहा है ना, अब इसमें डी को तो छोड़ दो, जिसमें तीनों ऑप्शन हो तो इसको छोड़ दो, गलत कर दो, ये तो नहीं होगा। अब हमारा डिसाइड कौन करेगा, सी डिसाइड करेगा। सी में 3 ऑप्शन आ रहा है, 3 किस में आ रहा है, 3 बी के अंदर आ रहा है, 2 3 में से 3 ये आ रहा है बी में, तो हमारा ऑप्शन यही रहेगा। ज़्यादातर चांस यही रहेंगे, मैं आपको आगे भी बताता रहूँगा। अभी क्वेश्चन बहुत आने वाले, 100 क्वेश्चन है, और नेक्स्ट जितने भी मैं आपको लमसम 2008 के बाद जितने पेपर हुए वो सब हल करने की कोशिश करूँगा। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। धार्मिक इतिहास,
अब धार्मिक इतिहास देखो, अब ये भी क्वेश्चन अगर मान लो आपको हार्ड लग रहा है, तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई, देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ए बी आ रहा है, क्योंकि इसमें भी दो ऑप्शन है, इसमें भी दो ऑप्शन है, लेकिन कॉमन आने के बाद अब आपको ये देखना है कि डी तो मैंने बोला कैंसिल होगा, क्योंकि जिसमें तीनों ही ऑप्शन हो गए वो तो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि कॉमन वाला ले रहे हैं तो तीन वाला कैंसिल कर लिया। अब हमारा जो सी है ये डिसाइड करेगा, सी में क्या आ रहा है, तीन आ रहा, तो तीन किस में आ रहा, तीन बी में आ रहा, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आप देख रहे हो ना, एकदम सही बात। मैंने बोला ना, जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, इसके ऊपर आपको मेहनत करनी होगी, अगर आप मेहनत करोगे ना तो बेहतर रहेगा आपको। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना। धार्मिक इतिहास के बारे में बता हुआ कि स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, नहीं, स्थिरवादी हीनयान से संबंधित है, या सॉरी स्थिरवादी जैन समुदाय से संबंधित है, हीनयान और बौद्धयान था ही नहीं इसमें। और बाकी ये दोनों एक सही आप पढ़ लेना, ठीक है ना, बौद्ध में ना महायान का इतना टाइम नहीं है हमारे पास पढ़ने का, ठीक है। आगे भी ऑप्शन आएंगे, मैं आपको एलिमिनेट करना बताऊंगा। देखो अभी तो सिद्ध हो गया था, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आने से कि औद्योगिक क्रांति द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभावों की सही व्याख्या करता है। भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, ठीक है, हो ही गए थे, इसमें क्या दिक्कत है, आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बड़ा हार्ड था, इसमें अगर आपको आता है तो ही इसको हल कर पाओगे, नहीं तो नहीं। इसका ऑप्शन सी है, देख लेना, इसमें कोई एलिमिनेशन नहीं लग रहा है। वैसे मैंने तो लगाया था, मेरा आंसर ये सही था, इतना मैं आपको नहीं बता सकता हूँ एलिमिनेशन वाला, बाद में धीरे धीरे आगे होगा। निम्न से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप परिवार, हुंडी क्या था, विनय पत्र था। हुंडी का मतलब क्या होता है, जैसे आज हम किसी को विनिमय करते हैं ना, जैसे पाँच यहाँ 1000 रुपये दे दिए, विनिमय पत्र हो गया, आगे से हुंडी ले गया, एक पत्र ले लिया, ताम्र पत्र ले लिया, आगे दे दिया, तो ये हुंडी है। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम देव गणेश देवस्कर की पुस्तक देश कथा, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जैसे इसमें से मैंने बोला ना, कॉमन ऑप्शन में से आएगा, कॉमन एबीसी तीनों में कॉमन आ रहा, दो 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 आ रहा, इसमें डी तो हटा जाएगा, ठीक है। और कॉमन आने के बाद इसमें से अब क्या है कि कोई डी तो हमने कटा दिया और हम पकड़ नहीं पाएंगे। और बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन है, जैसे ये सारे क्वेश्चन लड़के चला रहे थे, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत क्यों होगा, अगर सिंपल करोगे और माइंड लगाओगे तो गलत होने वाला नहीं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की संवहन विजय के विरोध में चेतावनी दी। हाँ तो सही बात है, ये काम यही था भाई, अंग्रेजों के खिलाफ लिखे हुए तो लोगों को जागरूक करना काम था। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों लोकगीतों को प्रेरित किया, ये तो बहुत सबका काम होता है, स्वदेशी लोक नायक नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से देश को स्वतंत्रता के लिए कुछ किया जाए। और देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशेष संदर्भ, क्यों भैया बंगाल में क्यों करोगे, ठीक है ना, जब देश की स्वतंत्रता की बात होगी बंगाल तक सीमित रहने का आवश्यकता। तीसरा अपने आप गया, अगले उड़ गया। जैसे आपको तीसरा नहीं आया कर दोगे ना, तो हमारा आपको पहला दूसरा पढ़ना ही नहीं ऑप्शन, यहाँ अगर आप डायरेक्ट तीसरा पढ़ते तीसरा एलिमिनेट करते थे, एक दो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में क्या क्या सम्मिलित थे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जैसे आप देखो इसमें है ना, मैंने आपको पहले ही बोला था कॉमन आ रहा है, कॉमन बी डी कॉमन है और ए सी कॉमन है। ए सी में एक एक आ रहा है और बी डी में तीन तीन आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि जैसे तीन या चार ऑप्शन होंगे तो उसमें एक एक ऑप्शन वाले को नहीं करेंगे हम, और ज़्यादा ऑप्शन वाले पकड़ेंगे। तो बी डी में से एक पकड़ते हैं हम, तो बी डी में से एक पकड़ लिया। अब हम चलते हैं आगे, अब हम ऐसा करते हैं कि तीसरे वाले क्वेश्चन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। गांधी अरविंद समझौते में पुलिस की जातियों की जांच हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति बिल्कुल नहीं थी। गांधी जी के स्वीकार को अस्वीकृत किया गया था कि पुलिस की जो जातियाँ की गई उसको हम जांच नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस ने इतनी जातियाँ की थी कि सबकी जांच थोड़ी हो सकती है। और ये उन्होंने बोला भी था कि हम राजनीतिक कैदियों को ही छोड़ेंगे, जो आपराधिक कैदी जैसे भगत सिंह है, उन्होंने अपराध किया था, किसी का मर्डर किया था, सैंडर्स का मर्डर किया था, या जो संसद असेंबली उसमें बम फेंका था, उनको नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उनको नहीं छोड़ा गया था। लोग बोलते हैं कि गांधी जी को छुड़ा सकते थे, भगत सिंह को गांधी जी। तो ये पुलिस जातियों की बिल्कुल मना थी। जैसे ही अपन ने तीन एलिमिनेट किया था, हमारा ए और बी बचता है, और हम वैसे भी यहाँ ज़्यादा ऑप्शन वाले मैंने आपको बोला था, हमारा बी डी ऑप्शन था, उसमें से एक आएगा। अब हम जो भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन्हें हिंसा का अभियोग नहीं था, बिल्कुल सही, जो हिंसा में नहीं शामिल थे ना, अपराधी कैदी नहीं थे, उन्हें जो राजनीतिक कैदी थे उन्हें छोड़ा गया था, उनको जो अपराधी कैदी को नहीं छोड़ा गया था। और बाकी ये सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। एलिमिनेशन लगाओगे तो सारे क्वेश्चन सही होने की संभावना रहेगी, एक भी गलत नहीं होगा। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ये हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये विध्वंस विटालक किसके द्वारा प्रकाशित है, गोपाल बाबा वलंगर। इसको अगर आपको पता होगा तो ही आप कर सकते हो, नहीं तो क्या है कि देखो गांधी ने कही नहीं थी, ठीक है ना। अब पीछे क्या बचा, भीमराव अम्बेडकर ने भी नहीं किए थे, क्योंकि इन दोनों के बारे में तो हम पढ़ते हैं, ज्योतिबा फुले की हम पढ़ते हैं, ऐसी किताब उन्होंने की नहीं थी। अब जैसे गोपाल बाबा वालंगर, ये जैसे मैंने इसी को गोपाल बाबा ही किया था, मेरे को पता नहीं था, मैंने तुक्का मारा था, लेकिन वही है कि भाई अगर माइंड के साथ खेलोगे, जो चीज़ आपने किसी के संबंध में पढ़ी नहीं तो उसको गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कर लो। जैसे मोहनचंद गांधी ने अस्पृश्य समुदाय को लक्षित कर एक मासिक पत्रिका, जैसे गांधी जी ने तो हरिजन लिखा था, विटाल विध्वंस गांधी ने लिखा ही नहीं था, ये तो मैं जानता था, तो गांधी को हटा दिया। अंबेडकर ने ऐसी कोई पत्रिका नहीं लिखी थी, तो हटा दिया। अब ज्योतिबा फुले और गोपाल बाबा वलंकर में था, तो मैं क्या है कि थोड़ा रिस्क के साथ गोपाल बाबा वलंकर के साथ गया था। कुलियावाप तथा द्रोणवाप के संदर्भ में भूमाप थी, कुलियावाप द्रोणवाप, ये भी मैंने सही कर दिया था, पता नहीं कैसे सही किया था, ठीक है ना, हो जाते हैं कभी कभार।
निम्न से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था? ये अशोक के होते। जैसे अगर जैसे कोई बहुत ज़्यादा होता ना फेमस, कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है और अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। अशोक ने किया था, ये मैंने पढ़ रखा था। क्योंकि सॉल्ट पेपर जो हम पढ़ेंगे ना 1994 से या 1995 से 2022 के बीच में, इन सारे क्वेश्चनों को जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन है ज़्यादातर इसमें से बीच वाले जो ऑप्शन होते हैं ना, जैसे इसमें 4 ऑप्शन है, 4 1 2 ऑप्शन पहले से क्वेश्चन में पुट कर रखे होते हैं और इनको पकड़ के हम आंसर निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अवचेतन मन में रहते हैं, अपन ये सोचते हैं ये पता नहीं गणित सही मेरा कैसे हो गया, लेकिन हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। क्योंकि 1 2 साल हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, 5 6 साल से, तो वहाँ कहीं ना कहीं छिपे ही रहते हैं माइंड के अंदर, वो पता नहीं चलता है। ये पारमिता ये तो बोधिसत्व से संबंधित थी, जिसमें पारमिता का मतलब होता है कि बौद्ध धर्म के अंदर जैसे भी कुछ 1 साल के बाद लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं और जो पापी होता है ना उसको बाहर निकालते हैं। तो जिससे पता चल जाता कि भाई कौन पापी, उसके ऊपर बिजली बिजली गिर जाएगी और मर जाएगा। इनका ऐसा कोई विवरण था कि परिपूर्णता है जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पद प्रशस्त होता है। ये झूठ कौन है सच कौन है पता चलता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1984 का रमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? अब रमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो मैंने आपको बोला था यहाँ जब कॉमन आते हैं ना क्वेश्चन, तो कॉमन रहेगा, 1 2 सी कॉमन आ रहा है, बाकी तो हम पकड़ नहीं सकते। इसमें से हम एक को छांटने की कोशिश करेंगे। महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार है, सम्मति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थान है। तो इसमें मैंने तो 1 2 3 तीनों की, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन में रिस्क नहीं लेता हूँ, मैं तो तीनों ही कर लेता हूँ कि महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार मैंने सोचा होगा, लेकिन इसमें ये है नहीं और बी है। निम्न से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? बिल्कुल सिंपल, नई खोजों कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना। ठीक है, नई खोज हो गई थी तो नील की खेती की आवश्यकता नहीं थी, नील को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाने लग गया है। वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए की थी? बिल्कुल ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षण देना चाहते थे। मतलब भारतीयों को एक ब्रिटिश नागरिक के रूप में ब्रिटिश जो हुकूमत कैसे की जाए इनको बताने के लिए एक अलग कॉलेज की स्थापना 1900 में की थी वेलेस्ली ने। उलगुलान, ये तो 1899 बिरसा मुंडा का विद्रोह था, ये आपको पता होना चाहिए, बिरसा मुंडा का। जैसे अब ये क्वेश्चन मेरा गजब का एलिमिनेट हुआ था, ये मेरा एकदम ठीक हो गया था। प्राचीन काल के विद्वानों में निम्नलिखित में से सही कौन सा है? इसमें जैसे मेरे को ये पता था कि अमर सिंह है ना, ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ही था। कालिदास और अमर सिंह दोनों साथ में थे और ये जो नवरत्न थे उनमें शामिल थे। तो जैसे मेरे को दूसरा पता चला कि अमर सिंह चंद्रगुप्त के दरबार में ही था, तो मैंने दूसरे को हटा दिया था और दूसरा हटते मेरा आंसर आ गया। बाकी मेरे को किसी का पुष्यमित्र शुंग वाला नहीं, पानी नहीं, मेरे को पता नहीं था। तो ऐसे अगर आप एलिमिनेट करोगे तो बेहतर है। अब जैसे मैंने कॉमन ऑप्शन देखो, मेरी यह ट्रिक मैंने क्या बोला था, जहाँ कॉमन ऑप्शन आएगा ए और बी में कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, और सी से हम पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ कॉमन ऑप्शन वाली ट्रिक फेल हो रही है और यहाँ सी आ रहा है। तो फेल हो रही है तो इसका रीजन ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए भाई अमर सिंह है, ये थोड़ा बहुत डीपली नॉलेज भी रखना चाहिए, नहीं तो क्या है कि नहीं हो पाता है। अगर मेरी ट्रिक के अनुसार जाते तो इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन ये अमर सिंह गलत ही हो रहा है। हर्षवर्धन के संबंधित था ही नहीं, क्यों? हर्षवर्धन हम पढ़ते हैं, हर्षवर्धन में एनसांग आया था, एनसांग के बारे में चर्चा होती है। और हर्षवर्धन इतना बड़ा कोई नहीं था कि भाई उसने कोई साहित्यकार था उनको संरक्षण दिया था। हाँ, वो जरूर दान जरूर देता था हर साल जाके, और वहाँ पे प्रयागराज में जाके अपना जितनी संपत्ति लुटा के आता था। मानव प्रजनन तकनीकों में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रित स्थानांतरण का प्रयोग किस लिए होता है? ये संतान में सूत्रवर्ती वाले रंगों का विरोध है। ये देखो इसमें ट्रिक लगानी, ट्रिक लगाओ, ये साइंस वाले मैं तो कम ही पढ़ता हूँ। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्न से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये इसमें सभी होंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता में। क्या ये ऐसे दोस्त थे जो वो करके आए कि स्पेस से टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन कैसे हो सकता है, विद्युत ऊर्जा का बेहतर संचार कैसे होगा? मैं ऐसे माइंड नहीं लगाता हूँ, मैं इसमें सभी सही करके आ जाता हूँ। पता नहीं सही होते गलत होते मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इनको सही करके आ जाता हूँ सभी को। कि दृश्य प्रकाश संचार तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें देखो 4 ऑप्शन, इसमें से एक गलत होगा और बाकी, जैसे अगर आप दूर से देखोगे ना, वीएलसी को दीर्घ प्रकाशी बेतार संचार के रूप में जाना जाता है, दीर्घ नहीं लघु के रूप में जाना जाता है वीएलसी को। ये अगर आपको इतना पता होता तो इसका आंसर निकल आता, वो एलिमिनेट होते ही। ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में अब देखो, इसमें ऑप्शन मैंने आपको बोला था कॉमन ऑप्शन लेंगे, कॉमन बी डी भी कॉमन है और ए सी भी कॉमन है, लेकिन 3 अगर हम देखते हैं ना, 1 2 3 दिया हुआ, तो 3 में से ज़्यादा वाले चल के लेके चलेंगे और ज़्यादा वाला में 1 2 और 1 3 है, ठीक है। और मेरी ट्रिक के अनुसार तो देखो, जैसे अब सी को हम देते हैं ना, सी में 2 ऊपर आ रहा है, ठीक है, ए वाले एक तो एक और डी दोनों में आता, तो मेरे अनुसार तो बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ बी नहीं, सी डी है, तो हम दूसरा एलिमिनेट करेंगे। दूसरा एलिमिनेट हो रहा है, या हो सकता है सिंपल है। जहाँ भी मेरी ट्रिक फेल होगी इसका मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल है और वो आपको आता है, इसलिए वो ट्रिक फेल हो रही है। जितनी भी हार्ड क्वेश्चन होंगे तो उसमें बहुत कम संभावना होगी कि मेरी ट्रिक वो फेल हो जाए।
ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्पना ऐसी है कि इसका समूचा डेटा, देखो जैसे जैसे समूचा आ गया, केवल आ गया, वो क्वेश्चन वैसे भी डेट हो जाता है। समूचा कैसे हो सकता है? समूचा डेटा केवल, और देखो यहाँ केवल भी आ गया, केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में होगा, तो ये एकदम एलिमिनेट हो जाएगा, इसको हटाओ। समूचा ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है। कार्बन नैनोट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करना। कार्बन नैनोट्यूब, अब देखो सीधे ऑप्शन पे आ जाओ। अब इसमें मैं बोल रहा हूँ साइंस वाले क्वेश्चन में क्या है कि ज़्यादातर पूरे डी मारता हूँ, चारों के चारों सही मारता हूँ, हो सकता है गलत तो सही हो। बाकी अगर आपको कहीं केवल आ जाए या अंक गणित कोई नंबर आ जाए, उसमें अगर डाउट करना तो कर दो, बाकी ज़्यादा रहेगा आप सही मार दो। अगर आपको ये पढ़ना है तो पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ने वाला। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करना है। खेतों में फसल का पीड़कनाशी छिड़काव है, और इसमें क्या है कि इसमें भी डी होता है। कि साइंस वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना और डीएनए विश्लेषण के उत्प्रेरण करती हुई व्हेलों की सांस के नमूने। अब कई लड़के ऐसे माइंड लगाए, मेरे एक दोस्त है उसने लगाया कि व्हेल के नमूने कैसे एकत्र किए जाए। अरे मैंने कहा यार, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, वर्तमान तकनीक, वो कुछ भी कर सकती है, इसमें डी मारो, क्योंकि वर्तमान तकनीक है उसके बारे में वैज्ञानिकों को पता नहीं क्या क्या कर सकती है, तो उसमें ज़्यादा संभावना रहेगी वो कुछ भी कर लेगी। और इसका इन्वॉल्व लीसा था, ये 3 वाला था, ये देख लेना आप। अब इसमें भी ये तीनों ही है, सही है, ठीक है। साइंस वाले में ज़्यादातर डी ऑप्शन ही रहेगा, ध्यान रखना। अब इसमें 1 और 2, इसमें 3 ऑप्शन छट जाएगा। 3 ऑप्शन मैं आपको बता सकता हूँ क्यों छटेगा। इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव नहीं होते, देखो बताओ, हर वैक्सीन के इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना, तो क्या गौण प्रभाव होंगे नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो आपके नेगेटिव एलर्जी उत्पन्न करेगी। जैसे ही आपने 3 एलिमिनेट किया तो 1 2 है, और 1 2 में आपको काटने की आवश्यकता नहीं है। तो जहाँ पर आपको साइंस में लगे कि भाई केवल है या कुछ ऐसा है तो ही कटेगा, नहीं तो नहीं है। जैसे पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डिजिटल सुरक्षा से संबंधित था, ये कोई नया टर्म चल रहा है तो उसने कर रहा हूँ। निम्नलिखित में कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? तो 1 और 3 इसमें अंतर सही। अब तीसरा गलत क्यों है? तीसरा गलत मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि पादप कोशिकाओं में प्लेज्मा झिल्ली नहीं होती, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं होती है, उल्टा है, प्राणी में होती, पादप में नहीं होती है। ये मेरे को क्वेश्चन पता था, तो ये मेरा सही हो गया था। निम्न से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? तो बेंजीन कौन कौन से? सभी करते हैं भाई, बेंजीन कौन नहीं कर सकता? आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, सब करते हैं, तो सब कार्य करते हैं। हटाओ इसको। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन, अब जैसे हार्ड है या किसी को नहीं आता, तो इसमें देखो मैंने कहा कॉमन ऑप्शन, कॉमन ऑप्शन इसमें कौन सा? ए और सी है, बाकी तो कॉमन ऑप्शन नहीं। बी में 2 ऑप्शन है, डी में 3 ऑप्शन है, सिर्फ ए और सी में कॉमन एक आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन ऑप्शन लेके चलेंगे। और कॉमन ऑप्शन हम किससे डिसाइड करेंगे? मैंने बोला सभी वाले, तो जो डी है उसको तो हटा देना है। अब हमारा बीच में बी बचता है, बी में 1 और 2 है, तो 1 किस में आ रहा है? 1 ए में आ रहा है, और 2 तो किसी में है ही नहीं, तो हमारा ज़्यादातर संभावना रहेगी कि यही रहेगा। देखो ये वापस यहाँ मैंने सिद्ध किया है, बाकी इसको आप पढ़ सकते हो कि अल्पकालिक विदेशी ऋण पर निर्भर न रहना, ये सही है। कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, जैसे अगर कोई ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट उत्पन्न होने से कौन सी कार्यनीतियां भारत में सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्तियां प्रदान कर सकती है? तो कुछ और विदेशी बैंकों को क्यों प्रारंभ करोगे जब वित्तीय संकट आ गया? तो दूसरा तो गलत हो गया। और पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तन बन, बिल्कुल अभी तक भी नहीं है, हमारा पूंजी खाता नहीं है, राजस्व खाते में पूर्ण परिवर्तन नहीं आए, तो उस टाइम तो क्यों करोगे जब हमारे पास संकट होगा? तो गलत हो गया। और ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ था, क्योंकि मैं है ना, मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी, मेरे को पता नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ तुक्का मारा था, और मेरे को लगता था ये 1 लाख आंकड़े आ रहे, तो इसको गलत मारो, और मैंने वो कर लिया था। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है? ये मुख्यतः ऋण सर्जित न करने वाले पूंजी प्रवाह है। प्रत्यक्ष एफडीआई होता है, इसमें ऋण सर्जित हो गई नहीं, सही बात है, क्योंकि एफडीआई होता है ना, वो लाभ में सहभागिता लेते हैं। जो एफपीआई होता है, एफआईआई होता है, ये तो क्या होता है कि लाभ लेके भाग जाते हैं, लेकिन ये 10% से ज़्यादा होता है और ये यहीं रह जाते हैं। तो सिंपल है। अब इसके अंदर ऑप्शन में जाएंगे, इसमें जैसे अब कॉमन ऑप्शन वाला फेल हो रहा है, क्यों? कॉमन ऑप्शन ए भी आ रहा था, लेकिन इसमें 1 3 4 सही है, तो हम इसमें से दूसरा ही पढ़ेंगे, दूसरा एलिमिनेट करेंगे पहले। कि भारत में लोह इस्पात, रसायन, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। बिल्कुल कमी नहीं आई भैया, वृद्धि हुई है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में दूसरा चलता बनेगा, दूसरा हटाओ। जैसे दूसरा हटाओ तो ए और बी तो चले जाएंगे। अब या तो तीसरा सही होगा या 1 और 4 सही होगा। तीसरा तो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब चौथा देख लेते हैं। भारत को कुल मिलाकर व्यापार चालू खाते का घाटा हो रहा है। बिल्कुल सही है, चालू खाते में घाटा हो ही रहेगा, ठीक है। और ये बाकी आप देख लेना, हमारा ऑप्शन आ गया, 1 2 ऑप्शन पढ़ते ही एलिमिनेट हो जाता है। ये जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, इसमें ये अभी कंफ्यूजन चल रहा है, कोई कच्चा तेल भी मान रहा है, कोई यूरेनियम की भी मान रहा है, तो इसमें देख लेना आप, अभी तक डिसाइड तो ढंग से तो हो नहीं पाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है? अर्थव्यवस्था गैर वित्तीय ऋण में कौन कौन से संबंधित हैं? तो गैर वित्तीय ऋण के अंदर आपके ज्यादातर परिवारों का बकाया ऋण है, क्रेडिट कार्डों का बकाया राशि, राजकोषीय बिल है। गैर वित्तीय ऋण में ये ऑप्शन डिसाइड नहीं हो पाया, ठीक है। आगे चलेंगे। भारत में आप देखना चाहिए, आप अपने अनुसार देखो, मैं गलत नहीं बताऊंगा आपको।
भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? क्योंकि कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू का करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये ठीक सिंपल क्वेश्चन था। ये ट्रिम्स था, ये WTO का ट्रिम्स है, इसके संबंध में पूछा हुआ था, ट्रिम्स के संदर्भ में। तो इसमें देखो कॉमन ऑप्शन वाला सही हो रहा है, तो हम ए और सी कॉमन ऑप्शन लेंगे अगर आपको नहीं आता है, और उसमें से हम बी के अनुसार डिसाइड करते हैं। दो तो ए वाले में होता है, हमारे अनुसार तो ए ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बी हो रहा था, तो इसका मतलब ये दूसरा एकदम सिंपल है ऑप्शन। देखते हैं, ये वस्तुओं और सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपाय, दोनों नहीं, सिर्फ ये है ना व्यापार संबंधित निवेश। ट्रिम्स है ना, ये वस्तुओं से संबंधित भी है, और ट्रिप्स होता है ना, ट्रिप्स सेवाओं से संबंधित होता है। तो यहाँ ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट होता है, और जैसे ही दूसरा होता है अपने आप आंसर आ जाता है। तो अगर सिंपल क्वेश्चन होगा ना तो वहाँ ट्रिक हो सकती, फेल हो जाए। अब जैसे यहाँ पर भी मेरी ट्रिक के अनुसार तो ए और सी होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि कॉमन ए और सी है, लेकिन इसमें बी ऑप्शन हो रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल सिंपल, वैसे एलिमिनेट करेंगे। RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है, वो निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? अगर प्रसारवादी मौद्रिक नीति लगता है, वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करेगा। SLR की बात की जा रही है, SLR को घटाएगा नहीं बढ़ा देगा, SLR बढ़ाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि मौद्रिक नीति का क्या नहीं करेगा। तो ऐसे बिल्कुल, अगर वो प्रसारवादी का मतलब है कि मार्केट अंदर के पैसा फेंकेगा, वो RBI बोलेगा कि यार मंदी बहुत ज़्यादा, पैसा अंदर डाल दो, पैसा डालोगे तो SLR को बिल्कुल घटाएगा। SLR घटाएगा तो बैंक क्या है कि अभी जैसे 22% या 16% है, तो उसको कम करके 15 कर लेगा या 11 कर लेगा। SLR घटाने से बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे पाएंगे। बैंक दर को घटाना और रेपो दर की भी घटाना, बिल्कुल सही, बैंक और रेपो दर दोनों घटा देगा। इससे क्या होता है, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऋण ले सकते हैं, ठीक है, तो मार्केट में मंदी कम हो जाएगी, प्रसारवादी नीति है। सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाएगा, बिल्कुल गलत है कि सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाएगा नहीं, उसको भी घटाएगा। प्रसारवाद नीति में सब कुछ घटा देते हैं, ध्यान रखना, और ये एलिमिनेट हो जाता है। जैसे ही आपको पहले वाला पता चलता था, आप तीनों एलिमिनेट करके सीधा आंसर है। ये इतना सिंपल फंडा है, इकोनॉमी का सबसे सिंपल फंडा यही है। अब जैसे 1991 के आर्थिक उदारीकरण की बात की, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में कथनों पर विचार करना, देखो इसमें सही पूछा हुआ है। अब इसमें भी हम देखो, हमारे यहाँ ऑप्शन, मेरी जो ट्रिक बैठ गई है, इसमें हम कॉमन ऑप्शन ए और बी को लेंगे, बिल्कुल ठीक है, कॉमन ले लिया, 1 2 इसमें से। अब डिसाइड हमारा कौन करेगा? डिसाइड हमारा सी करेगा, क्योंकि कॉमन ऑप्शन में जो कम वाला होता है ना, जैसे सी है 3 है, तो 3 किस में आ रहा है? बी में आ रहा, तो 3 4 होगा, बिल्कुल ठीक है। और उसमें देख लेना, जैसे 2004 5 आ गए, ऐसे अगर आंकड़े आते हैं वैसे भी गलत हो जाते हैं। जैसे ये आंकड़े, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि, सतत वृद्धि कभी नहीं होती है, कंटिन्यू, कभी गिरेगा कभी बढ़ेगा, सतत कभी कोई चीज़ हो सकती है, बहुत कम रहेगा, रेयर चांस में रहेगा, और बाकी ये दोनों सही है, आप देख लेना। अब हम थोड़ा तेज बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ये है कि कृषि क्षेत्र को अल्पकालिक साख परिधान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं, गलत बात है। और ये DCCB है का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को उपलब्ध कराना, बिल्कुल ठीक है। जैसे पहला वो था ना कि कृषि क्षेत्र में अल्पकालिक साख परिधान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्य बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ज़्यादा कैसे दे सकता है यार? जो SBI देता है उसकी कोई और थोड़ी कर सकता, तो ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। नॉर्मल माइंड लगाने से मेरे ये सारे क्वेश्चन सही हुए थे। नॉर्मल अगर माइंड लगाओगे तो सब सही हो जाएगा। अब जैसे इसमें मैंने आपको बोला था कि कॉमन ऑप्शन लेना, कॉमन बी और सी बनना, ए और बी, सॉरी कॉमन है ए और बी, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन समान आ रहे हैं। अब इसका डिसाइड कौन करेगा? डी को हटा दो, डी को नहीं, हम डी को मानेंगे नहीं, डी को छांट दो, डी को छांटोगे, अब पीछे बचना है सी, बचना सी में देखो 2 3 आ रहा है, 2 3 किस में आ रहा है? देखो ए में 2 आ रहा है और बी में 3 आ रहा है, तो इस सी से हम पकड़ नहीं सकते, तो हम एक ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। और हमारे देखो जैसे हम दूसरा एलिमिनेट करते हैं, ये साइबर बीमा संबंधित है। यदि प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है, तो नए कंप्यूटर की लागत, तो नए कंप्यूटर की लागत काहे दोगे भैया? गलत हो गया, नहीं देंगे। जब शरारती करके आपने खुद नए कंप्यूटर को, तो बीमा आपको नहीं मिलेगा, ये सिंपल रूल है बीमा का। और अब जैसे ये हैं, इसमें 2 3 6 है, आप इसको अगर आराम से पढ़ सकते हो, सार्वजनिक निवेश माना जाता है। और इसमें थोड़ा ऑप्शन एक पेज साफ ही नहीं है, ये साफ पता नहीं क्यों नहीं आया है, ये देख लेना। इसमें 2 3 6 देखो, इसमें मैंने बोला ना कॉमन है, कॉमन ए और बी कॉमन है, ठीक है, और कॉमन के अनुसार आप पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश की है। भारत में फर्म के ब्याज मुक्ति अनुदान के महत्व पूछा गया है, तो इसमें भी देखो, इसमें भी कॉमन ऑप्शन पकड़ा। देखो अगर आपको नहीं आ रहा तो कॉमन पकड़ो, ए और सी कॉमन है इसमें, क्योंकि इसमें भी 2 आ रहा है ऑप्शन और इसमें भी 2 आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका डिसाइड कौन करेगा? बी करेगा, बीच वाला करेगा। डी को तो आप छांट दो, क्योंकि डी में सब है, सभी को भी डिसाइड नहीं होगा। तो बी, अब 2 किस में? 2 ए में है, सी में 2 है नहीं, तो हमारा ए हो जाएगा। इसको पेपर लेके, अगर आपको साफ नहीं दिखाई देता दूसरे पेपर देखो और ट्रिक लगा के हल करने की कोशिश करो।
हाल के बीते दिनों में निम्न में से कौन से कारक है, कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही है? चावल के मूल्य कौन कौन कर रही है? तो चावल के सभी कर रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य है, सरकार द्वारा व्यापार करना है, सरकार द्वारा भंडारण करना, उपभोक्ता सहकारिताएं, सभी कर रही है। जैसे अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर आप सरकार देगी तो चावल का मूल्य प्रभावित होगा, अन्य कम बिकेंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य ज़्यादा खरीदा जाएगा। सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार चावल का व्यापार करेगी तो भी प्रभावित होंगे, क्योंकि ये काम सरकार करेगी तो मूल्य तो प्रभावित होंगे ना। और सरकार भंडारण, अगर भंडारण करके बहुत ज़्यादा रख देगी, मार्केट में चावल नहीं रहेंगे तो मूल्य बढ़ जाएगा। उपभोक्ता सब्सिडियाँ दी जाएगी तो सब्सिडी देंगे, ज़्यादा चावल खरीदेंगे, बाकी वाले महंगे हो जाएंगे। तो ये मूल्य में सभी होता है। अब जैसे देखो, अब इसमें कॉमन ऑप्शन कौन सा आ रहा है? कॉमन ऑप्शन बी और सी है। कॉमन कौन सा है? बी सी, क्योंकि इसमें एक ही आ रहा है, बाकी में दो आ रहे, तीन आ रहा है, तो कॉमन बी सी है। अब इसमें से कौन सा आएगा तो हम देखेंगे कि ए से डिसाइड होगा। ए में क्या आ रहा है? दो आ रहा है, दो किस में आ रहा है? बी में ही आ रहा है, तीन में, सी में तो आ नहीं रहा है, एक तो किसी में आ नहीं रहा है, तो बी, तो हमारा ज़्यादा ऑप्शन बी रहेगा। इस प्रकार हमने इसको देख लिया, बी किया है। अब जैसे ये पिछले दशक में भारत से का व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि, मैंने बोला सतत को ज़्यादातर डाउट किया करो, तो पहला जैसे एलिमिनेट हो गया तो हमारे पास बी सी रहता और बी आ गया। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। जैसे मैंने बोला 5 है 6, जैसे आंकड़े आए तो उसमें डाउट किया करो, ये भी गलत हो गया। निम्न से किस समूह के सभी देश, चारों देश G20 के सदस्य हैं? तो इसमें ये हैं चारों पांचों देश G20 के सदस्य, आप देख लेना। अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, तुर्की, मेरे को तो सभी याद थे पूरे पूरे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? तो किसान क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में अपन को देखना है। अब इसमें भी देखो कॉमन ऑप्शन, इसमें ए और बी कॉमन आ रहा है, ठीक है, बाकी तो कॉमन, इसमें 4 ऑप्शन, इसमें 5 है, तो यह नहीं, इसमें 3 है, तो यही कॉमन है और इसमें बी आएगा। अब ये अगर हम देखना ही जाए ना, सी के अनुसार पकड़ भी सकते हैं। सी के अनुसार देखो 2 3 4 5 है, तो 3 4 है, एक इसमें है नहीं, 3 4 और 2 5 है, तो इसमें सी से नहीं पकड़ सकते, इसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे आप इसको 2 को एलिमिनेट कर लो। क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? तो जैसे ही आप इसमें 2 को एलिमिनेट करोगे, कार्बाइन मशीनें, ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टरों के लिए, करे के लिए, भैया ट्रैक्टर खरीदने के लिए और कोई मशीनें खरीदने के लिए आपको थोड़े ऋण देंगे किसान क्रेडिट कार्ड में। ऋण तो आपको यही दे सकते हैं, मतलब नॉर्मल आपको कोई बीज लाना है, खेत खड़ाना है, तो उसके लिए दे सकते हैं। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं, ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा आपका। एक ही पता होना चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा जो आया भी दिया हुआ ना, जैसे जैसे मैं आपको आगे कंटिन्यू इसको क्वेश्चन को बता रहूँगा, आपकी माइंडसेट बढ़ता रहेगा। आप तो यहाँ जुड़े रहिए और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। अगर ढंग की वीडियो देखेंगे तो बढ़ाऊंगा, नहीं अगर हुआ तो देख लेंगे आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या भैया कथन क्या है? देखो यहाँ मेरी ट्रिक फेल हो रही है। यहाँ मैंने बोला था कॉमन ऑप्शन तो बी सी में आ रहा है, ठीक है, हाँ बी सी में आ रहा है, लेकिन ए से डिसाइड करेंगे, लेकिन यहाँ ए आ गया, तो देखते हैं अब इसका मतलब तीसरा बिल्कुल सिंपल होगा। इसमें कहीं ना कहीं केवल दिखा होगा या कुछ ऐसे लिखे होंगे चीज़ें जिसे आप ऑटोमेटिक एलिमिनेट कर लोगे। कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीति दरों के निर्धारण और परिवर्तन तो WPI को अपना लिया। WPI नहीं, CPI है भैया, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे तीसरा आपको पता होगा तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। दूसरा तो ऑटोमेटिक से पहला चेक करना है कि खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार उनके थोक मूल्य यदि भाग से अधिक होता है, ठीक है, CPI ज़्यादा होता है। मैंगकोंग, थेम्स, वोल्गा, जम्बेजी है, इसके संदर्भ में बात करनी थी। ये सब मेरे क्वेश्चन सही हुए थे क्योंकि यहाँ मैंने ट्रिकें लगाई थी। अब देखो यहाँ ट्रिक बैठ रही है, जैसे इसमें कॉमन ऑप्शन ए और सी में से एक होगा कॉमन ऑप्शन, और कॉमन ऑप्शन तो होगा, लेकिन अब लास्ट में देखो क्वेश्चन तो पढ़ना ही नहीं है, बिना क्वेश्चन देखे आंसर आ रहा है कि कॉमन ऑप्शन कौन सा होगा, कॉमन ए सी होगा। ए सी में से अब डिसाइड कौन? बी करेगा ना, बी करेगा, डी से डिसाइड कभी नहीं होगा, डी को तो घटा दिया करो। तो बी में से 3 आ रहा, 3 किस में आ रहा, तो सी में आ रहा, तो ऑप्शन आ गया सी। देख लो आप यहाँ, बाकी आपको मिलान करना है तो देख लो। अब मैकम को अंडमान में कहाँ से आएगा भैया? हटाओ, ए और डी तो चला गया, ठीक है ना, तो ए चीज लगा, तो तीसरा एकदम सही। अब चौथा देखना था, जम्बेजी हिंद महासागर में आती है, बात खत्म होगा। अब इसमें से देखो सभी अनाजों दालों और तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जैसे ही सभी लिखा है ना तो ये सभी कट हो जाता है कि अनाजों दालों का MSP किसी भी केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते हैं। गलत है। अब बाजार मूल्य नहीं पहुंचेंगे तो MSP कैसे? MSP सदैव है ना बाजार मूल्य से लमसम थोड़ा ज़्यादा ही होता है, सॉरी क्या होता है, कम होता है, या जो ऊपर नीचे होता रहता है वैसे तो, लेकिन MSP ज़्यादा कम ही रहता है ताकि क्या लोग बाजार में बेच पाए, या सरकार की कोशिश रहती है कि हमारे पास कम आए, हम तो तब खरीदेंगे MSP में तब बाजार खरीदे ही नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है। हमारे यहाँ कॉमन ऑप्शन पकड़ेंगे, ए सी कॉमन ऑप्शन है यहाँ पे, और बी से डिसाइड नहीं हो रहा क्योंकि बी में 4 आ रहा, 4 तो
डी में आ रहा है, तो डी को तो हम वैसे भी छटनी करेंगे, कॉमन ऑप्शन ए सी है, तो अब इसमें से देखेंगे एक तो ऑटोमेटिक सही होगा, दो तीन में से कोई एक गलत करना अपन को देख लेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कितना विचार करना, अब देख लेते हैं, दूसरा ही देख लेते हैं कि जमा प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किए जाने वाला दीर्घकालीन नहीं है, जमा प्रमाण लघुकालिक है, दूसरा गलत हो गया, और चौथा भी गलत हो जाएगा, शून्य कूपन बॉन्ड है ना, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाला ब्याज सहित नहीं है, ब्याज रहित है, इसमें क्या ब्याज नहीं दिए जाते, इसमें से पहले से पैसे काट लेते, जैसे 100 रुपये का टोकन आप किसी को देते तो मैं आपको 90 रुपये दूंगा और पास में 100 रुपये मेरे को वापस दे देना, 10 रुपये आपने पहले से ब्याज काट दिया, ये है इसमें। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्न विचार करना है, सांस्कृतिक इतिहास में इसमें से कॉमन ऑप्शन ए बी सी तीनों आ रहे हैं, क्योंकि सब में दो दो आ रहे हैं, और डी तो हमने वैसे ही काट दिया, डी कभी कभी हो जाता है, अब दो में से एक छंटे करना, जैसे श्रवण होता है तो उच्च पद प्राप्त पुजारी, श्रवण वो नहीं होता है, श्रवण नॉर्मल भिक्षुक होता है, पुजारी विजारी नहीं होता है जो घूमता रहता है, तो जैसे ही दूसरा एलिमिनेट किया तो आपका आंसर आ गया। एलिमिनेट करना आपको बहुत जरूरी है, आपको पढ़ना नहीं एलिमिनेट करना। जैसे अब देखो यहाँ पर, अब इसमें से कॉमन ऑप्शन लो, क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, सिर्फ कॉमन ऑप्शन पढ़ो। कॉमन ऑप्शन क्या है कि ए बी कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों दो ऑप्शन आ रहे हैं, दो मतलब एक दो ऐसे। अब सी में सिर्फ एक ही आ रहा है, तीन एक ही आ रहा है, और डी में तीन आ रहे हैं, तो हम चार में से तीन आ रहे तो नहीं, हम कॉमन वाला देंगे। कॉमन में अब डिसाइड कौन हमारा सी करेगा, सी में तीन आ रहा, तीन देखो ए बी दोनों में नहीं आ रहा, इसका मतलब डिसाइड फैक्टर तो फेल हो गया, डी तो फेल हो गया। अब ए बी में से हम कुछ एक देखेंगे, दो तो सही, अब एक या चार में से कोई देखेंगे, तीन तो गलत हो गया। देखो सामान्य हाथी में 40 वर्ष की आयु तक की बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, गलत है, 50 में भी कर सकता है, ठीक है। तो 3 7 वैसे हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हम एक और चार में से कोई एलिमिनेट करेगा, कोई एक होगा। भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या केरल में, गलत है, कर्नाटक में सर्वाधिक हाथी, तो ये गलत हो गया। अब यह कि हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है, बिल्कुल ठीक है, मादा ज्यादा है, हाँ मात्र सत्तात्मक होगा, ध्यान रखना। सिंपल है, ऑप्शन पढ़ना एलिमिनेट करना आंसर हो जाएगा। जैसे अब हमारे यहाँ भी ट्रिक फेल हो रही है, हमारे अनुसार तो यहाँ ऑप्शन हमारा होना चाहिए था, ए बी में से कॉमन आ रहा था और सी डिसाइड करता था हमारा, लेकिन यहाँ ए बी कॉमन होने के बाद यहाँ ऑप्शन सी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर दूसरा गलत हो रहा है, तो दूसरा हम देखेंगे, दूसरा एलिमिनेट करते हैं, दूसरा गलत हो रहा नहीं हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। पापीकोंडा तो कावेरी में नहीं, पापीकोंडा तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, और कावेरी वहाँ से गुजरती नहीं, कावेरी तमिलनाडु में, कर्नाटक में वहाँ से गुजरती, पापीकोंडा वहाँ से हट जाता है, पापीकोंडा हटाओगे दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा, तो 3 4 रहेगा, तो बीसी में रही। अब एक देखना, नागरहोल, बिल्कुल कर्नाटक में नागरहोल, तो वहाँ से जाती है। तो अगर कोई ट्रिक अगर फेल हो रही है, इसका मतलब क्वेश्चन सिंपल है, ध्यान रखना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी ट्रिक फेल नहीं हो रही, क्वेश्चन सिंपल है। इसमें से ये जो सिलोन है, फ्रॉग माउथ है, बिल्कुल उसने करंट में चल रहे थे, बहुत ज़्यादा ये पक्षी थे। अब ये कि भारतीय अनुप मृग है बारहसिंगा, जो कि उस प्रजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भूमि है के संरक्षण के लिए निम्न से कौन सा संरक्षित क्षेत्र है। जो अनुप बारहसिंगा के लिए तो भैया कान्हा है, भैया एमपी के अंदर कान्हा है। मानस ये असम में वहाँ है नहीं, और ये घास भूमि है, कान्हा एमपी में ज़्यादा है। इस्पात सेल के संदर्भ में ये सभी सही है भाई, सड़क का निर्माण में भी लग सकते हैं, सड़क निर्माण में भी हो सकता है, आधार सड़क में, कृषि मृदा के लिए भी, सीमेंट में, ये सब सही है। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि 1 घंटे में लमसम ये क्वेश्चन पेपर सिंपल हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो न तो कोई देखता है और न ही इतनी आवश्यकता है लंबे की। निम्न से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावित स्थान है जहाँ कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। तो कस्तूरी मृग आसकोट है, गंगोत्री जहाँ मिलता है, ऊपर मिलता है। किशनपुर है, किशनपुर में नहीं है, मानस है, मानस असम में है। किशनपुर भी शायद असम में या पश्चिम बंगाल वहाँ पर है, तो वहाँ नहीं मिलता है। इसमें 2 ही है, तो यहाँ देख लेंगे अपन। अब इसमें भी हमारे देखो ट्रिक पास हो रही है, जैसे 5 है तो 5 में मैंने बोला था कि कॉमन ऑप्शन लेना है। कॉमन ऑप्शन ए बी और सी डी दोनों कॉमन आ रहे हैं, ए बी अलग है, सी डी इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन अगर ज़्यादा है ना तो ज़्यादा वाले में कॉमन लेंगे, तो ज़्यादा वाला कॉमन लिया, 1 2 3 है, और उसको हम देख लेंगे और हम देख लेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें भी ट्रिक लग रही है, अगर आप देखोगे जैसे इसमें शीत लिखा, इसमें उष्ण लिखा, तो शीत और उसमें 7 तो आ ही नहीं सकते, तो या तो 4 सही होगा या 3 सही होगा, तो ए बी में से कोई देखना है, 1 हटा दो फिर ऑप्शन आ जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई, कथनों पर विचार करना, इसमें तीनों सही है, क्योंकि साइंस वाले का ये आप खुद देख लेना, ये बहुत सिंपल है। इसमें ना तो कोई केवल आता है बीच में, ना आंकड़े आते हैं। तो खेतों के बायोचार का क्या उद्देश्य है। खेतों में जो बायोचार है इसमें भी सभी सही होता है, बायोचार से अच्छा ही अच्छा होता है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप देख लेना। आप खुद पढ़ना चाहो तो मैं आपको यहाँ रोक के दिखा सकता हूँ और फिर आप इसको स्टॉप करके पढ़ लेना। अब इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसूची 4 में रखा जाता है तो इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका ये दोनों हो सकता है, इसमें अभी कंफर्म नहीं है। इसमें हो सकता है ये हो कि उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, वैसे पौधों की खेती किसी परिस्थिति में नहीं हो सकती। वो 6 में रखते हैं, शायद 6 में उसको मार भी सकते हो। तो मुझे तो ये वाला ही ज़्यादा लग रहा है, लाइसेंस की आवश्यकता है क्या।
दोनों ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत कंफ्यूजन वाले होते हैं। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नागर, घंटसाला, कदूरा, चोल किसके लिए विख्यात है? विदेश व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। कृषि की जुताई, शून्य जुताई के संदर्भ में, तो शून्य जुताई में 3 सही है भैया, बहुत सिंपल है, अगर आपको स्टॉप करके देखना देख लो। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो कच्चे माल के रूप में आप जैव ईंधन के रूप में आपको बताएं कि ये जो मूंगफली के बीज है ना, इनका उपयोग नहीं किया जाता है। मूंगफली के बीज अगर आप एलिमिनेट कर लोगे 3 को, तो 3 को एलिमिनेट करके वैसे भी आंसर आ जाएगा। और ये कुल्थी भी नहीं की जाती है। ये नॉर्मल क्वेश्चन, इतना हार्ड नहीं है। निम्न में से कौन सा कार्बन की सामाजिक मूल्य जो CO2 1 टन उत्सर्जन होता है ना, उसमें ही आता है कार्बन का सामाजिक मूल्य, उसके संदर्भ में बिल्कुल सिंपल था। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना। दालों के संदर्भ में बताना है भैया। अब देखो यहाँ भी मेरी ट्रिक पास हो रही है। AC कॉमन है, A और C कॉमन है, ठीक है ना। अब हम डिसाइड B करेगा, B में 2 और 3 आ रहा है, 2 किस में आ रहा है? 2 C में आ रहा है, A में तो आ नहीं रहा है, तो हो गया, खत्म बात हो गई। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया, AC तो होगा लेकिन B से डिसाइड नहीं हो रहा। B के अनुसार तो C ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन A आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना है, तो तीसरा में एलिमिनेट करते हैं। पिछले 3 दशकों में जहाँ खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा, वहीं रबी फसलों के उत्पादन घटा है। बिल्कुल गलत है, रबी का ज़्यादा बढ़ा है, तो तीसरा तो गलत हो गया। अब 1-2 में हम डिसाइड करेंगे, तो दूसरा गलत होगा। देखो, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। देखो, लगभग आधा, आधा कभी हो सकता है क्या? और भी तो कई चीज़ें होती है दाल के अंदर, 50 तरह की दाल है, तो ये गलत हो जाए ऑटोमेटिक। उड़द की खरीदी खरीफ और रबी दोनों फसलों की जाती है, बिल्कुल सिंपल है। उड़द हम करते ही, तो आपको पता है। मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसलिए यहाँ गड़बड़ हो रहा है। अगर हार्ड क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल संभावना नहीं रहेगी। अब कोई 10 क्वेश्चन में से 1 हो जाए तो बात पर लगे। 10 में से अगर आपके 5 क्वेश्चन सही हो रहे, 5 गलत हो रहे, तो भी क्या दिक्कत है? 5 गलत होंगे तो आपके मैक्सिमम 1.75 कटेगा, और 5 नंबर उधर आ रहे तो 3.25 नंबर तो आपको एक्स्ट्रा मिले ही ना। लेकिन मेरे को तो ये मानना है कि अगर ट्रिक लगाओगे 10 में से 8 क्वेश्चन तो कम से कम सही निकलेंगे। ये फसल, और वैसे भी आप छोड़ के आने वाले इतनी 8 क्वेश्चनों को, ये फसल उपोषण प्रवृत्ति की, ये बिल्कुल कपास की फसल के बारे में बात की, आप इसको रोक के देख सकते हो। सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करना है, तो सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है, और निम्नजी पंपों के लिए नहीं। गलत बात है, निम्नजी के लिए क्यों नहीं हो सकता है? और सौर ऊर्जा का उपयोग प्रयोग अपकेंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है, पिस्टल पंपों के लिए नहीं। गलत बात है, सब पंपों के लिए चला सकते हो। जब नई तकनीक आती है तो उसके ऊपर रिसर्च चलता होता है, उसमें आप खारिज नहीं कर सकते किसी को भी, नहीं ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ऐसे खारिज नहीं करना है। भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करना। गन्ने की खेती के संदर्भ में पूछा हुआ है। जब वर्ड चीड सेटलिंग में को नर्सरी में, ये क्या है इसमें? एक देखो, इसमें अगर आप जैसे ये पढ़ोगे ना, तो इसमें हम कॉमन ऑप्शन में जाएंगे। कॉमन कौन सा है? कॉमन आपका ऑप्शन यहाँ पे है AC है, और B 3 किसी में आ नहीं रहा, तो AC में से कोई एक लाइन है, तो हम इसमें ऐसा करेंगे, कोई एलिमेंट करते हैं कि खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है, तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। ये हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अब हम इसमें ऐसा करेंगे, दूसरा एलिमिनेट करेंगे। जब सेट्स का सीधे रोपण होता है, तब एक कलिका सेट्स का अनुकरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। इसमें आपको पता नहीं चला, लेकिन इसमें कोई एक तुक्का मारना है अगर आपको एलिमिनेट करना है। मैं आपको इसमें एलिमिनेट की तकनीक बता सकता हूँ, लेकिन ये बहुत गहन और विस्तृत तकनीक है, इसको आपको माइंड में आएगी नहीं। आप पहला वीडियो है एलिमिनेशन वाला ढंग से करने का, तो इसमें आप नॉर्मल वाला अभी सीखो, बाकी जो आएगा धीरे धीरे बताएंगे मैं आपको। और इसके अंदर बहुत सिंपल है, पारितंत्र कृषि के लिए जो पूछा हुआ है, तो सभी होते हैं। कृषि में फर्टिगेशन का क्या है? फर्टिगेशन का मतलब होता है फर्टिकल्चर और इरिगेशन। इरिगेशन मतलब जो फर्टिकल्चर होते हैं ना, फर्टिगेशन वो है ना, जो पानी में सिंचाई होता है उसी के अंदर डाल देते बूंद बूंद, और वो पहुंच जाती हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 कट हो रहा है, तो 2 हम देख लेंगे कि रॉक फॉस्फेट और अन्य सभी फॉस्फेट उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। अन्य सभी का नहीं हो सकता। जैसे सभी लिखा तो सभी को हम डाउट करके उसको बाहर काट लेते हैं, और ऑप्शन आपका आ जाएगा। अब इसके अंदर जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको बेंटोनाइट का पता होना चाहिए। एक जैसे भी साइंस वाले क्वेश्चन, उसमें अगर चारों नहीं है तो कम से कम 3 देखो, 3 इसमें यार बाकी मैंने, ये साइंस के क्वेश्चन है। महासागरीय औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? महासागरीय औसत तापमान का संदर्भ पूछा हुआ है कि OMT को 26 डिग्री समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण ध्रुव में 129 मीटर होता है। जैसे देखो 26 सेंटीमीटर 129 मीटर, जैसे एकदम सटीक आता है ना 129 मीटर, तो उसको कैंसिल कर लो। मैंने इसको कैंसिल किया, मेरा आंसर सही होता है। OMT को जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, और ये निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि मानसून वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन और औसत कम होती है या नहीं। एक नॉर्मल ऑप्शन है, तो उसको सही मान सकते हो। ये पता किसी को नहीं होते, आप एक ऐसे बंदे नहीं हो, क्योंकि यूपीएससी के अंदर जो है ना आते 20-30 क्वेश्चन, ये बाकी सब में एलिमिनेशन करना पड़ता है। वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का, अब देखें इसमें, देखो इसमें हमारी ट्रिक के अनुसार तो AC कॉमन आ रहा था,
लेकिन बी से डिसाइड होता है, लेकिन यहाँ बी आ गया, इसका मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सिंपल होगा, कहीं ना कहीं खर्च होगा। देख लेना कि वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित और ये सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। भैया सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, भारत के अंदर तो होता ही है। तो जैसे ये खर्च हो गया, देखो बिल्कुल सिंपल था। मैंने बोला ना, अगर मेरी ट्रिक कहीं फेल हो रही है तो इसका मतलब कहीं और भी उसके अंदर की पॉइंट दी हुई जो हमारी ट्रिक के साथ चलेंगे। हमारी ट्रिक सिर्फ एक ही ट्रिक थोड़ी, मेरी 10 तरह की ट्रिक है, उसको 10 तरीके से सोचना पड़ेगा, विस्तृत माइंड लगाना पड़ेगा। वो मैं आपको कभी पेज पे अलग से सिखाऊंगा। अभी तो आपको नॉर्मल यहाँ अगर समझ आ गया तो बेहतर है। सभी में आप खुद लगाने की कोशिश करो, आप खुद देखो कि भाई 2000 कम से कम 10 से 2022 तक की 12 साल की पर उसमें मेरी ट्रिक लग रही है कि नहीं लग रही है, फिर आपको खुद को पता चल जाएगा। भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? मरु राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है, तो 1 और 3 सही होगा। इसके अंदर कोई मानव आवास स्थल नहीं है, गलत है भैया। क्यों नहीं है? मानव आवास तो मरु राष्ट्र में है ही, पूरा जैसलमेर बाड़मेर फैला पड़ा हुआ। सियाचिन हिमनद कहाँ है? नुब्रा घाटी के उत्तर में है। और भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, क्या बात करनी है? तो ये देखो यहाँ पर अगर आप देखते हो ना, गिरिनगर है ना, ये गुजरात में, गिरिनाथ गुजरात में ये, ठीक है ना। और स्थानीय तो रही उत्तर प्रदेश में, ये हरियाणा में है। और भेलसा मध्य प्रदेश में है, ये द्वार समुद्र कर्नाटक में है, तो ये नॉर्मल है, हो जाएगा। केंद्रीय भूमिजल प्राधिकरण के द्वारा, जैसे अब इसमें से देखो, अब हमारी ट्रिक तो बिल्कुल, ये हमारी ट्रिक एक तरह के पास भी हो रही है कि हमारी ट्रिक क्या थी? हमारी ट्रिक ये थी कि भाई कॉमन आना चाहिए, कॉमन ए सी में भी कॉमन आ रहा है और बी डी में भी कॉमन आ रहा है। तो मैंने बोला था अगर 3 ऑप्शन है तो ज़्यादा वाला कॉमन लेके चलेंगे, तो बी डी में से भी देख लेंगे। अब इसमें से डिसाइड कर देंगे। पहला गलत हो रहा है, देखो मैंने बोला ना, ये कोई आंकड़े आंकड़े आ रहे 36% है, ये है वो गलत हो जाते हैं। जैसे वो गलत होता है आंसर आ जाएगा। ये हो गया। अब लास्ट 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित करना और विचार करना है, कर लो भैया। इसमें मेरा एकदम ट्रिक सही बैठ रही है। ट्रिक कॉमन ऑप्शन आ रहा है, ए सी कॉमन है और बी डी का कॉमन है, इसमें से कोई एक छांट के लेना है। इसमें से जैसे एक को गलत कर लो, एक बिल्कुल सिंपल होगा कि जेट पर वहाँ केवल, जैसे जैसे केवल आया इसको गलत कर लो, पहला गलत हुआ। तब बी डी में से 2 तो ऐसा ही। अब तीसरा देख लो, चक्रवात वातावरण का तापमान आसपास का 10% कम होता है। जैसे आंकड़े आए 10-12 आए तो गलत कर लो, और कम नहीं होता है, अधिक होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बाघ संरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम में। थैंक यू दोस्तों।